हेलो व्यूअर्स, स्वागत है न्यू एपिसोड में। जहाँ ये रिश्ता क्या कहलाता में दिखाया गया है कि अभीरा जो होती है अपनी बेटी को अपने घर ले आती है और यहाँ पे पूरी कोशिश करती है कि मायरा जो है उसे अपनी माँ बोले। लेकिन यहाँ पे वो जब उसके लिए न्यू जूते लाती है तो उसे जूते भी पसंद नहीं आती है और बार बार वो उसे इग्नोर करती है। कहती है कि मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे अरमान अपने पापा के पास जाना है, गीतू के पास जाना है। फिर पूरी कोशिश वो करती है अभीरा, लेकिन हार मान जाती है। इधर अंशुमन भी आता है, देखता है ये सब तो उसे अच्छा नहीं लगता है। फिर वो उसके लिए नाश्ता बनाने चली जाती है क्योंकि वो कहती है कि मुझे गीतू का बनाया हुआ नाश्ता पसंद आता है। तो अभीरा पूरा कोशिश करती है कि उसके फेवरेट नाश्ते को बनाए। यहाँ पे अंशुमन समझाता है कि बहुत बुरा लग रहा होगा, तो वो फिर कहती है नहीं, इसमें बुरा क्या मानना, वो मेरी बेटी, मुझे कोशिश तो करनी ही होगी। फिर उसके लिए पराठे लेके जाती है, तो अजवाइन के पराठे लेके जाती है। फिर भी उसे पसंद नहीं आता है और वो कहती है कि आप मेरी पसंद बिल्कुल भी नहीं जानते, आप पापा को फ़ोन करो, पापा वो जानते हैं, वो मुझे खिलाएंगे, उन्हें सब पता है कि मुझे क्या पसंद है। अब वो बार बार इग्नोर करती है जिससे कि अभीरा का दिल टूट जाता है और वो बिल्कुल भी नहीं खाती है। तब यहाँ पे हार मानते देख के फिर विद्या कहती है कि अभीरा मैं खिलाती हूँ, तुम जाओ। और अभीरा इधर एक कोने में आके होके रोने लगती है। अब विद्या और दादी सा दोनों खिलाते हैं। इधर अंशुमन जो होता है वो पूरी कोशिश करता है कि अभीरा का दिल ना टूटे, उसे समझाता है, तो यहाँ पे उसके साथ देता है और अभीरा को भी अच्छा लगता है कि अंशुमन उसके साथ है। लेकिन वो भी समझा देती है कि मुझे अब कोशिश करनी ही होगी, आखिर ये मेरी बेटी है, 7 साल मुझसे दूर है, मैं कोई भी चीज़ फोर्स से नहीं करना चाहती हूँ। फिर उसे याद आ जाता है कि आज तान्या का पद फेरे की रस्म है, इसलिए वो उसके लिए थाल सजा के रखती है और उसे दे देती है अंशुमन को कि आपको ये काम करना होगा। मैंने सोचा था कि जब हमारी शादी हो जाएगी तो मैं स्वागत करूँगी, लेकिन अभी तो मैं नहीं हूँ, इसलिए आपको ही करना होगा। तो अंशुमन को बहुत अच्छा लगता है कि भले ही शादी नहीं हुई हो हम दोनों की, लेकिन अभीरा अभी भी सारे काम को करती है और उसे अपना समझती है। तो अंशुमन को बहुत अच्छा लगता है और वो कहती है कि अंशुमन कहता है कि ठीक है, मैं बिल्कुल ये संदेश दे दूँगा। उसके बाद इधर अभीरा फिर से नाश्ता बनाती है और आती है मायरा के पास, लेकिन मायरा फिर से नहीं खाती है, जिससे कि अभीरा एकदम परेशान हो जाती है कि वो अपनी बेटी को कैसे खिलाए। तभी वहाँ पे फिर डोरबेल बजता है, तो वहाँ पे वो जाती है तो उसे पार्सल वाले भैया आते हैं और 2 कार्टून दे के जाते हैं और कहते हैं कि आपके लिए माउंट आबू से पार्सल आया है। तो फिर वो समझ जाती है कि अरमान ने कुछ भेजा है। तो यहाँ पे फिर जो मायरा होती है वो समझ जाती है कि पापा ने उसके सारी चीज़ें भेजी हैं। वो दौड़े चली जाती है और अपने से खुद से कार्टून को नहीं उठा पाती है, लेकिन फिर भी वो लाती है और फिर सब खोल के देखती है तो उसमें फेवरेट खिलौने, टेडी बियर्स और उसके पजामा, नाइट सूट सब कुछ होता है, जिससे वो एक एक करके निकाल के देखती है, बहुत खुश होती है। वो इतनी हड़बड़ाहट में खोलती है कि वहाँ पे जो ऊपर में मंदिर एक छोटा सा होता है उसमें दिया जल रहा होता है, वो वहाँ पे आके गिर जाता है और उससे फिर आग लगने लग जाता है। और इधर फिर जब आग लग जाता है तो फिर सभी डर जाते हैं। यहाँ पे दादी और विद्या अब मायरा को दूर करते हैं कार्टून से, और इधर अभीरा जो होती है वो भी अपने बच्चे को दूर करती है। फिर जब मायरा रोने लगती है अपने खिलौनों और सारे सामान के लिए, तो अभीरा बोलती है पानी जल्दी से कोई लाइए, तो दादी लाने चली जाती है। तब तक उसके सामान जले, इसलिए अभीरा अपने ही हाथों से उस आग को बुझा देती है और सारे सामान को कार्टून से अच्छे से निकाल लेती है, जिससे कि मायरा भी खुश हो जाती है। लेकिन यहाँ अभीरा का हाथ जल जाता है। अब यहाँ पे सारे सामान को बचे हुए देख के मायरा खुश हो जाती है और वो सभी सामान को उठाती है और कान्हा जी को थैंक यू बोलती है कि आपकी वजह से मेरे सारे सामान बच गए। तो यहाँ पे अभीरा को उम्मीद था कि उसकी बेटी उसे प्यार करेगी, थैंक यू बोलेगी, लेकिन पहले वो कान्हा को बोलती है। उसके बाद जब वो सब सामान को उठा लेती है फिर कहती है कि क्यूट आंटी आपको भी थैंक यू, और वो कुछ भी नहीं कहती और वहाँ से चली जाती है। तो थोड़ा सा अभीरा का दिल टूट जाता है कि अपनी बच्ची के लिए उसने इतना कुछ किया, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए भी उसके पास नहीं रुकी। उसके बाद यहाँ पे विद्या और दादी सा दोनों उसे कहते हैं कि तूने अपना हाल क्या कर लिया, तूने अपने हाथ जला लिए, लाओ हमें दो। और वो दोनों मिलके फिर उसके हाथों में क्रीम लगा देते हैं। इधर विद्या भी कहती है कि तू इतनी एफर्ट लगा रही फिर भी मायरा नहीं मान रही, लेकिन तू हार मत मान। तो यहाँ पे अबीरा भी कहती है मैं हार नहीं मान रही हूँ माँ, लेकिन मैं अपने बच्चे को रोते हुए नहीं देख सकती। वो दिन रात सिर्फ मायरा जो है वो अरमान और गीतू को याद कर रही है, इतना रो रही है कि मुझे बहुत ख़राब लग रहा है, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मैं फ़ोर्स नहीं करूँगी अपनी बच्ची पे। तो विद्या भी कहती है कि उसे माँ कहने के लिए मैं ज़रूर तुम्हारा साथ दूँगी। और इधर जो कियारा होती है उसे अबीर का फ़ोन आता है और वो जाने से पहले कियारा से मिलना चाहता है, लेकिन कियारा मिलना नहीं चाहती है। तो फिर वो मैसेज करता है कि मैं तुमसे मिलना एक बार मिलना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझसे मिल लो।
तो यहाँ कियारा गुस्सा हो जाती है और इधर माउंट आबू में जो गीतांजलि होती है वो बहुत ही दुखी होती है। वो भी खाना नहीं खा रही होती अपनी बच्ची के गम में। तो फिर अरमान जो होता है वो उसका मन बहलाने के लिए उसके लिए खाना बना के ले आता है और कहता है कि उधर मायरा नहीं खाना खा रही होगी और इधर तुम नहीं खाओगी तो तुम्हें अच्छा लगेगा? बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए प्लीज़ तुम खा लो, अपनी बेटी की खुशी के लिए खा लो। तो फिर जो गीतांजलि होती है वो अरमान के कहने पे खाना खा लेती है। फिर इधर दादू जो होते हैं वो कहते हैं कि थैंक यू बेटा, तूने गीतांजलि का साथ नहीं छोड़ा। तो फिर अरमान कहता है कि मैं दोनों ही माँओं का गुनहगार हूँ, इसलिए मुझे ही अब सब कुछ सुधारना होगा। उधर अभीरा और मायरा को एक करना होगा और इधर मैं गीतांजलि के साथ रहता हूँ। तो यहाँ पे दादू को भी बहुत खुशी होती है कि इस सिचुएशन में अरमान ने उसका साथ नहीं छोड़ा। वो दादू से कहता भी है कि मैंने अभीरा के साथ बहुत ही गलती की है। मैंने पहले उससे बीएसपी को छीना, फिर दक्ष को छीना और अब मायरा को भी दूर ले आया था, इसलिए मुझे अब ये चीज़ ठीक करना होगा। मुझे उससे माँ का हक देना होगा, इसलिए मैं मायरा को वहीं छोड़ चुका हूँ। दादू आप भी इस बात को समझिए। तो दादू कहते हैं कि हाँ बेटा, मैं समझ रहा हूँ, तू जो कर रहा है वो सही है। गीतांजलि भी अपनी जगह सही है, लेकिन अब वो भी तो एक माँ है, इसलिए उसका दिल टूटा हुआ है। तो दोनों एक दूसरे को संभालते हैं। इधर जो क्रिश होता है वो परेशान होता है अपने ऑफिस में, क्योंकि सुबह सुबह वो तानिया को बहुत ख़राब से बात करता है, जिससे तानिया उसे सुना देती है कि आज तक अपने बलबूते आपने कुछ किया है? कुछ भी नहीं, सब कुछ हथिया है। जिससे कि क्रिश का खून खौल जाता है और वो परेशान हो जाता है। तभी वहाँ पे स्टाफ आता है और शादी में जितना खर्च होता है उसका बिल बताने लगता है। तो क्रिश डांट देता है कि ये सब भी अब मैं देखूं। तो वो कहता है कि तो आपका मैनेजर तो चला गया है, तो फिर कौन देखेगा? तो वो गुस्सा हो जाता है और कहता है जाओ यहाँ से तुम। और वो फिर परेशान हो जाता है कि अब क्या करे। तभी वो फिर अरमान को फ़ोन लगाता है और उसे कहता है कि तुम तो यहाँ से चले गए, तुम्हारे काम को कौन देखेगा, चुपचाप वापस आओ। तो अरमान कहता है कि मुझे तुम्हारी नौकरी नहीं करनी। तो वो कहता है कि तुम्हें सैलरी भी नहीं मिलेगी। तो फिर अरमान कहता है मुझे तुम्हारी सैलरी चाहिए भी नहीं, मैं बस वहाँ पे अपने फॉर्म को वापस लेने के लिए गया था, लेकिन फिर समझा कि मेरी अब वहाँ कोई ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अब तो मैं तुम्हें कुछ कह नहीं सकता हूँ, लेकिन एक सजेशन दे सकता हूँ कि जितना जल्दी हो सके तुम अपने आप को ठीक कर लो, क्योंकि अगर ऐसे ही बने रहोगे तो सब कुछ खो दोगे। परिवार की वैल्यू को समझो और सबको एक करो। और वो फिर फ़ोन काट देता है, जिससे क्रिस को गुस्सा आ जाता है। और इधर जो तानिया होती है वो पथफेरे के लिए रस्म के लिए गोइंका हाउस में आ जाती है, जहाँ दादिश और विद्या होते हैं। वो दोनों अंशुमन के साथ उसकी स्वागत करते हैं और यहाँ अंशुमन को सारी चीज़ें बताते हैं, आरती दिखाना, तिलक लगाना, सब कुछ जो है अंशुमन धीरे धीरे करता है जैसे वो लोग बताते हैं। जैसे तानिया बहुत खुश हो जाती है। फिर तानिया अंदर प्रवेश करती है, उसके बाद कहती है कि मेरी जो वेलकम है वो गोइंका हाउस में क्यों हुई, क्योंकि ये तो हमारे घर पे होनी चाहिए। तो फिर विद्या बताती है कि नहीं बेटा, ये रस्म उसी घर से की जाती है जिस घर से विदाई होती है। और फिर अंशुमन भी कहता है कि हमारे घर में तो अभी भी रिनोवेशन का काम चल रहा है, इसलिए यहीं से होना अच्छा था, कोई बात नहीं। उसके बाद वो फिर पूछने लगता है कि अब तुम बताओ तुम्हारा कैसा चल रहा है मैरिड लाइफ। और फिर वो कहती है कि सब ठीक चल रहा है। तो फिर यहाँ पे वो देखता है कि क्रिस साथ नहीं आया है, तो पूछता है कि क्रिस क्यों नहीं आया। तो फिर तानिया बहाना बना देती है कि नहीं सब कुछ बढ़िया है। फिर यहाँ पे अंशुमन को एक बार के लिए लगता भी है कि क्रिस शायद फिर से बदतमीज़ी से पेश आया है उसकी बहन से। तो वो कहता है कि उसने अगर कुछ उल्टा सीधा किया तो मैं उसे समझा के आता हूँ। तो तानिया मना लेती है और बहाना बना देती है कि नहीं नहीं, उसे बहुत काम था, फॉर्म में बहुत कुछ केसेस आए थे, इसलिए मैंने सोचा कि मैं उन्हें ऑफिस भेज देती हूँ, वो तो आना चाह रहे थे। और फिर वो मन ही मन में कहती है कि सॉरी भैया, आपने मुझे बहुत वार्न किया था कि मैं क्रिश से शादी ना करूँ, लेकिन अब जब मैंने ये शादी कर ही ली है तो मुझे ही निभाना है और अब मैं आपको परेशान नहीं कर सकती। और इधर अभीरा का दिखाया जाता है वो कि अपनी बेटी के साथ घर पे होती है, उसे सहलाने की कोशिश करती है, तभी उसके बाल में सारी दवाइयाँ लग जाती है। तो फिर उन दवाइयों को देख के वो जल्दी से उसके बाल से पोंछ देती है और रोने लगती है और बाहर आ जाती है और सोचने लगती है कि अब मैं क्या करूँ, मेरी बेटी तो बिना खाए सो गई है रोते रोते, मैं ऐसे अपनी बेटी को नहीं देख सकती। इसलिए वो फिर दवाइयाँ हाथ में लगी होती है, फिर भी वो किसी तरह से जो गीतांजलि होती है उसको फ़ोन लगाती है कि ताकि वो रेसिपी पूछ ले उसके खिचड़ी बनाने की। तो रिंग जैसे ही लगाती है तो उसके घर के सामने ही फ़ोन बजता है। तो फिर डोरबेल भी बजता है, तो वो जाती है दरवाज़ा खोलने, तो देखती है गीतांजलि खड़ी है और उसके हाथ में फ़ोन रिंग हो रहा है। तो यहाँ पे गीतांजलि भी कहती है कि आपको मेरी याद कैसे आ गई।
तब फिर वो बोलती है अभीरा कि आप अंदर आइए, लेकिन वो फिर अंदर नहीं आती और बोलती है कि बताइए ना आपको मेरी याद कैसे आ गई आज। मुझे तो मायरा की याद आ गई, लेकिन आपको मेरी याद क्यों आई। तब फिर वो बताती कि मुझे आपसे खिचड़ी की रेसिपी चाहिए, मेरी बेटी 2 दिन से खाना नहीं खा रही है। तब फिर यहाँ पे गीतांजलि जो होती है वो बहुत कुछ सुनाने लगती है कि आप तो बहुत ही अपने धुन में गुस्से में मेरी बेटी को वहाँ से ले आए, हमें अरमान को अकेला छोड़ के। अब क्या हुआ, अब अपने संभालिए अपनी बेटी को, आप उसकी असली माँ हैं तो आप अपनी बेटी को नहीं रख सकते। तो यहाँ पे फिर अभीरा बहुत रोने लगती है और कहती है मैंने पूरी कोशिश की, लेकिन वो कहती है कि आपके ही हाथों का खिचड़ी खाना है, तो इसलिए मैं चाहती थी। ऐसे भी बच्चे को संभलने में टाइम लगता है, आदत होने में टाइम लगता है। लेकिन गीतांजलि जो होती है वो बहुत उल्टा सीधा सुनाने लगती है कि अब क्या हो गया। फिर वो रेसिपी लिख देती है, लेकिन फिर उसे बोल के भी जाती है कि खाना अगर आप बना लीजिएगा तो मुझे खाने के लिए भी बुला लीजिएगा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी बेटी मेरे ही हाथों से खाना खाती है। जिससे कि अभीरा का दिल फिर से टूट जाता है कि उससे दूसरे के थ्रू ये सुनना पड़ रहा है। और इधर जो दादू होते हैं वो बता देते हैं अरमान को कि गीतांजलि जो है वो उदयपुर चली गई है मायरा को लाने के लिए, जिससे अरमान को गुस्सा आ जाता है और वो भी उदयपुर के लिए निकल जाता है। इधर जो क्यारा होती है और तानिया दोनों रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। वहाँ पे तानिया क्यारा को बताती है कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है और गुस्सा भी आ रहा है कि क्रिस मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। पहले तो वो ऐसा नहीं था, मुझे सभी ने बताया था क्रिस के बारे में, लेकिन मैंने ही गलती की थी और मैं अब जब गलती की हूँ तो मुझे ही भुगतना पड़ेगा। मैं ही अब अपने बाबू को ठीक करूँगी, क्योंकि मैं भैया को नहीं बता सकती। मैंने पहली बार अपने भैया से कुछ छुपाया है। तो क्यारा भी इस बात को समझती है। तभी वहाँ पे फिर जो होता है वो अभीर आ जाता है। फिर अभीर क्यारा से बात करना चाहता है तो तानिया कह देती है कि अब अगर क्यारा आपको मन नहीं है तो आप इससे बात नहीं करेंगे, मैं इन्हें जाने बोल सकती हूँ। तो क्यारा कहती है कि नहीं, मैं कर ही लेती हूँ, नहीं तो ये हमें परेशान करेगा। उसके बाद दूसरे टेबल में वो अभीर के साथ जाती है। फिर अभीर उससे कहता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो क्यारा कहती है किन चीज़ों के लिए माफ़ी मांगोगी, मुझसे शादी करने के लिए, मुझसे शादी करके मेरी ही बहन से अफेयर करने के लिए, किन चीज़ों के लिए। यहाँ तक कि तुमने उनकी मौत की खबर भी हमें नहीं बताई और हमसे मिलने भी नहीं दिया, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। तो अभीर बहुत रिक्वेस्ट करता है, नहीं करती है और वो उठ जाती है। तो फिर यहाँ पे जो अभीर होता है वो बोलता है कि मैं जानता हूँ कि आपके सारे सिबलिंग्स बहुत प्यारे थे और आप उन्हें मिस कर रही हो, लेकिन मैं क्रिस को पहले जैसा बना सकता हूँ अगर आप मुझे माफ़ कर दोगी तो। यहाँ पे क्यारा को कुछ समझ में नहीं आता है। फिर वो देखती है कि इधर तानिया भी बहुत परेशान है क्रिस को लेके, तो वो बिना बोले उससे तानिया के पास आ जाती है। और इधर क्रिस को अभीर जो होता है वो भी परेशान होता है कि कैसे क्यारा को मनाए। इधर घर में दिखाया जाता है कि अभीरा जो होती है वो गीतांजलि के दिए हुए रेसिपी के अनुसार अभी जो मायरा होती है उसके लिए खिचड़ी बना रही होती है। तो फिर वहाँ पे दादी सर और विद्या भी आ जाते हैं। फिर वो कहते हैं कि तुम ये क्या कर रही हो, दो चलो हटो हम बनाते हैं, तुम्हारे हाथों में जख्म है। लेकिन वो कहती नहीं माँ, मुझे बनाने दीजिए, मेरी बेटी 2 दिन से खाना नहीं खा रही और मैंने ये रेसिपी गीतांजलि से ली। अब ये बात सुनते ही उन्हें गुस्सा आ जाता है। तो फिर वो बताती है कि मुझे ये रेसिपी लेनी पड़ी, लेकिन इसके साथ मुझे एक धमकी भी मिली कि अगर मैं ये बना भी लूँ तो वो नहीं खाएगी, वो सिर्फ उसी के हाथों से खाएगी। तो यहाँ पे विद्या को गुस्सा आ जाता है कि एक तो हमारे घर में आई और हम ही को धमकी दे गई, मैं अभी उसे बताती हूँ। तभी वहाँ पे जो मायरा होती है वो उठ के आ रही होती है। फिर उसे खाने की खुशबू मिलती है तो कहती है गीतू के हाथों की खिचड़ी की खुशबू मिल रही है, कहाँ है गीतू, वो मेरे लिए खिचड़ी लाई है। तो फिर देखती है कि वो लोग खाना बना रहे हैं। तो वो बोलती है आप खाना बना रहे हो, तो वो जब यहाँ आई है रेसिपी बताई तो पक्का वो यहीं होगी। और वो गीतू को खोजने लगती है, कहाँ हो। वो आंटी अभीरा से पूछने लगती है क्यूट आंटी आपने कहाँ उन्हें छुपा दिया है। अब यहाँ पे ये कुछ जवाब देती उससे पहले वो बहुत परेशान हो जाती है कि मेरी बेटी इस तरह से बिलख रही है। तो फिर वो फ़ोन लगाने की कोशिश करती है विद्या। तभी वहाँ पे जो गीतांजलि होती है वो आ जाती है और मायरा को आवाज़ लगाती है, जिससे मायरा बहुत खुश हो जाती है और उससे हग करती है आके। तब यहाँ पे वो कहती है आप मेरे लिए आए हो। तो फिर अभीरा जो होती है वो बोल देती है हाँ, आप जो गीतांजलि है वो आपको माउंट आबू ले जाने के लिए आई है। अब ये बात सुनते ही गीतांजलि शॉक हो जाती है, क्योंकि अभी तक तो वो सिर्फ मिलने आई थी, लेकिन खुद उसकी माँ जो है वो बोल रही है तो उसे बहुत अजीब लगता है। तब फिर वो समझ जाती है कि इससे अब नहीं हो रहा है, इसलिए तभी वहाँ पे खिचड़ी जो बनाती है वो ला के देती है गीतांजलि को और कहती है कि प्लीज़ आप इसे खिला दीजिए, ये आपके हाथों से ही खाना चाह रही है। तो फिर
मायरा भी कहती है कि हाँ कि तू मुझे खिला, मेरे भूख पेट में बहुत हंगर हो रहा है। तो फिर वो उसे खिलाती है। अब यहाँ पे विद्या और दादीसा कहते हैं कि ये तुम क्या कर रही हो, अपनी बेटी को दूर भेज रही हो। तो फिर वो कहती है माँ, कम से कम मेरी बेटी खाना तो खा रही है, मैं जुदाई बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन मैं अपनी बेटी को भूखे या रोते हुए नहीं देख सकती। उसके बाद जो मायरा होती है वो बहुत खुश हो जाती है और गीतांजलि उसको ले जाने के लिए तैयार हो जाती है। फिर उसका जो फेवरेट खिलौना होता है उसे अबीरा दे रही होती है। वो सोचती है कि उससे वो प्यार कर से बाय बोलेगी, लेकिन वो उस तरह से कुछ भी नहीं करती है, जिससे कि अबीरा का दिल टूट जाता है और वो बहुत खुश हो जाती है वापस जाने के लिए गीतांजलि के साथ। फिर लास्ट टाइम वो बाय भी सबको करती है, लेकिन अबीरा अपनी आँखों से अपनी बेटी को देख नहीं सकती विदा होते, इसलिए वो पीछे मुड़ जाती है। और यहाँ पे जो विद्या और दादीसा होते हैं वो फिर मायरा को बाय करते हैं। और आने वाले एपिसोड में यही दिखाया जा रहा है कि जो अरमान होता है वो ढूंढते ढूंढते आ जाता है और कहता है कि यहाँ गीतांजलि आई थी। तो फिर माँ बता देती है विद्या की जो गीतांजलि है वो मायरा को यहाँ से लेके चली गई। अब अरमान को बहुत गुस्सा आ जाता है। फिर वो आने वाले एपिसोड में अबीरा को समझा रहा है कि वो तुम्हारी बेटी है, प्लीज़ उसे अपने से दूर मत करो। और उधर वो गीतांजलि को भी समझा रहा है कि तुम सेल्फिश मत बनो, वापस सब मेरी बेटी को अबीरा को कर दो। तो आने वाले एपिसोड में यही है कि जो मायरा है वो अबीरा के पास वापस आ जाएगी। तो जुड़े रहिए हमारे पेज में। थैंक यू।